Hello everyone, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री ऑनर्स। आज का जो चैप्टर 2 है अंडरस्टैंडिंग लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, उसका पार्ट 4 आज कवर करेंगे। और इस वीडियो में हम आज जैन लिटरेचर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैन लिटरेचर एक सेक्रेड बुक है जैनास के लिए। जो जैन्स लोग हैं उनके लिए ये एक सेक्रेड बुक्स है। मतलब उनकी जो धर्म धर्म की जो रिलीजियस बुक है, जैन रिलीजियस है वो। सिंपल वे में आप ये समझो कि जैन रिलीजियस बुक को ही जैनल लिटरेचर बोला गया है, जिसमें उन्होंने अपनी टीचिंग्स, अपने मतलब उनकी जो एनलाइटमेंट है, उनके जो थॉट्स है, उनके लोगों के बारे में, जेन्स के बारे में, इन सब चीजों के बारे में लिखा है। और जो भी लिखा है मैं अभी आपको देखने को मिलेंगे। आई होप यस, थोड़ा आपको क्लियर दिख रहा हो। See, these sacred books of the Jainas are collectively known as the सिद्धांत और आगम। मतलब जो कलेक्ट जो इनके जो सेक्रेड बुक्स हैं, जो रिलीजियस बुक है जैनास के, उनको सिद्धांत बोला जाता है या फिर आगम बोला जाता है। और इनकी जो लैंग्वेज है वो उस टाइम की जो नॉर्मल सब लोग बोलते थे प्राकृत लैंग्वेज उनकी लैंग्वेज थी। जो अर्धमगधी में जाना जाता है, अर्धमगधी की लोगों की भाषा थी। अब जो जैन मोनेस्टिक ऑर्डर है, वो उनको ना डिवाइड कर दिया गया था, श्वेतांबर एंड दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर क्या होते हैं, वो जब चैप्टर 8 में डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। बट आपको बस इसमें यही जानने की जरूरत है कि जो जो मतलब जो जैन मोनेस्टिक ऑर्डर्स जो होते हैं, मोनेस्टिक ऑर्डर जो भी हैं, वो दो बुक्स में डिवाइडेड है, श्वेतांबर और दिगंबर। ये दो बुक्स में डिवाइड है। और ये मतलब स्कूल्स हैं बेसिकली। श्वेतांबर एंड दिगंबर एक स्कूल है जो थर्ड सेंचुरी में हमें देखने को मिलते हैं, थर्ड सेंचुरी सी में देखने को मिलते हैं। ये मोनास्टिक ऑर्डर मतलब जैन के जो मॉन्क्स हैं, उन सब के जो ऑर्डर्स वगैरह, जैसे बुद्धिस्ट के जो आपने लास्ट टाइम वीडियो देखी हो, लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो में बताई थी कि जो वहाँ के जो मॉन्क्स नन्स, उन सब की भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो उसमें उस रिलीजन में उस कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं, उन लोगों के लिए भी है। तो वैसे ही ये दो स्कूल्स हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, जो जिनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन इस इनमें डिवाइड किए हैं। श्वेतांबर के अलग रूल्स है, दिगंबर के अलग रूल्स है। दिगंबर कुछ अलग वो चीजें, मतलब बेसिकली अलग उनके थॉट्स होते हैं, और श्वेतांबर्स के अलग होते हैं। बट ये लोग जैन्स के अंदर ही आते हैं, जैन रिलीजन्स को एक्सेप्ट करते हैं, बट इनके जो टीचिंग्स हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। और सो जो श्वेतांबर कैनन्स जो है, श्वेतांबर कैनन्स का मतलब आपको आपको आई थिंक आपको ये चीज पता होगा कि कैनन का मतलब क्या है। एक सेक्रेड बुक है, एक सिंपल बेसिक सेक्रेड बुक है, रिलीजियस बुक है। बुक्स को कैनन बोला जाता है। सो श्वेतांबर कैनन जो है उसमें हम 12 अंगास को देखने को मिलता है। 12 अंगास एंड सॉरी, हाँ, 12 अंगास एंड 12 उपांग्स। मतलब उवाम्स उवामगस। आई डोंट नो आप लोग कैसे प्रोनाउंस करोगे, बट ये उपंगास है, उपंगास। 12 उपंगास हैं। 10 मतलब पाइन पाइनास पाइनास एंड 6 छेड़ा सूत्रास। मुझे पता है कि बहुत ऑकवर्ड थोड़ा प्रोनाउंसिएशन हो रही है, गलत हो रही है, बट आपको जैसे लगे आप कैसे प्रोनाउंस करें, आप वो प्रोनाउंस करें, बट इसकी स्पेलिंग सब ध्यान रखें। 4 मूला सूतास,
ये सब आपको श्वेतांबर कैनन्स में देखने को मिलेंगे, जो श्वेतांबर की जो सेक्रेड बुक्स है उसमें देखने को मिलेंगे। ओके। जो हाँ, जो Digambas accept and give primary importance to the Angas। Digambas ने प्राइमरी जो प्राइम इम्पोर्टेंस दिया है वो सिर्फ अंगास को दिया है। एंड सम ऑफ द टेक्स्ट दे क्लब टुगेदर एज द अंगा अंग भाषा भायास हैव कॉरस्पॉन्डिंग श्वेतांबर टेक्स्ट। मतलब जो वो क्लब्स भी होते थे उस टाइम पे, क्लब वो साथ करते थे श्वेतांबर दिगंबर, उसमें जो टेक्स्ट है उनको इम्पोर्टेंट बोलते थे, और बेसिकली जो मेन इम्पोर्टेंट टेक्स्ट था दिगंबर्स के लिए वो अंगास को ही मानते थे। यस। और आप ये सारी चीजें एक बार पढ़ ले बुक से जरूर। और एक सेकेंड, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है। वेट 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 वेट। यस। ये जो हाईलाइट है पॉइंट्स, मैं वो चीज आपको बताती हूँ। The Jain Purans, the Shwetambar call them Charitas। जो श्वेतांबर्स थे वो अपने आप को चरितास बोलते थे। और हेजियोग्राफीज, अब ये जो मैंने अंडरलाइन किए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में आपको बुक्स के नेम पता चलेंगे। जो तीर्थंकार जो थे, तीर्थंकार जो थे जो जैन सेंट्स थे उनको अ, तीर्थकार तीर्थंकार्स बोलते थे। तीर्थंकार्स, वो जो जैन पुराण्स में जो उनकी जो हिजियोग्राफीज होती हैं, जीवनी होती हैं ऑफ द जैन सेंट्स जो नोन एज तीर्थंकार्स, उसको जो जीवनीज लिखते थे, जो जैन पुराण्स में जो जीवनीज लिखी गई हैं जैन सेंट्स की, उनको तीर्थंकार्स बोलते थे, तीर्थंकार्स बोलते थे। एंड बट उसमें और भी अदर मटेरियल भी आपको देखने को मिलेंगे। पर बेसिकली वो जो हिजियोग्राफीज होती है वो जैन सेंट्स की जीवनी के बारे में ही होती थी। जैन सेंट्स की जीवनी, अब बायोग्राफीज हिजियोग्राफीज जीवनी इज डिफरेंट। बायोग्राफीज एंड बायोग्राफी और हिजियोग्राफी वो डिफरेंट होती है। हिजियोग्राफी जो होती है उसका मतलब जीवनी होती है, जीवनी। ओके। सो जो उनकी जो जैन सेंट्स की जो जीवनी होती है उनको त्रिंथकास बोला जाता है। एंड द आदि पुराण जो 9th सेंचुरी नरेट्स द लाइफ ऑफ द फर्स्ट तीर्थकार। जो फर्स्ट तीर्थकार थे उनके बारे में बताया जाता है। फर्स्ट तीर्थकार कौन थे? ऋषभ। ऋषभ को मतलब जैन कल्चर में, जैनिज्म में फर्स्ट तीर्थकार मतलब फर्स्ट सेंट, जो जैन सेंट थे उनको, उनके बारे में लिखा गया है आदि पुराण में, जिसको आदिनाथ बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज, और उसको आदिनाथ भी बोला जाता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मैं फिर से बोल रही हूँ, आप ये चीज याद करें। ये चीज आएंगी बुक्स, बुक्स के नेम्स ऑब्वियसली आएंगी क्योंकि ये हमारा चैप्टर का नाम ही है लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, तो लिटरेरी सोर्सेस के बारे में आएंगे। और एक और चीज, जैसे लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, मतलब जो ये उपेंद्र सिंह है, ये आपके जैसे हिस्ट्री, जैसे यूपीएससी के सीएससी के एग्जाम्स में, मेंस में अगर जिसने हिस्ट्री लिया हो उसके लिए उपेंद्र सिंह तो बेस्ट है। तो उसमें क्योंकि उसमें बहुत डीपली या ब्रीफली बताया गया है। तो और कि यूपीएससी कितने ब्रीफली डीपली क्वेश्चंस पूछते हैं। इफ यू चूज ऑप्शनल एज हिस्ट्री, तो वो आपको फिर डीपली ही पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज नॉर्मल तो पढ़ सकते हैं। वैसे यूपीएससी अगर आप पढ़ लो तो बेस्ट है। सो कहाँ पे थे हम? या आदि पुराण जो नरेट करते हैं फर्स्ट इंतकार ऋषभ के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में नरेट किया जाता है, जिस उनके बुक को आदिनाथ भी बोलते हैं, जो 9th सेंचुरी में हमें देखने को मिलते हैं, सीई में। सॉरी, इसमें सी गिवन नहीं है। यस, तो हम बता नहीं सकते क्योंकि इसमें गिवन नहीं है। यस। सो नेक्स्ट है
द 8th सेंचुरी, हरिवंशा पुराण। अब हरिवंशा पुराण में हमें जैन वर्जन में हमें स्टोरीज देखने को मिलते हैं, कौरव, पांडव, कृष्णा, बलराम एंड अदर जैसे महाभारत के जो महाभारत में हमें कौरव, पांडव, कृष्णा, बलराम एंड अदर उनके बारे में देखने को मिलता है। तो ये जो इनके बारे में जो है वो हमें जैन वर्जन में हरिवंशा पुराण में देखने को मिलते हैं। जो हरिवंशा पुराण में हम कौरव, पांडव, कृष्णा, बेसिकली महाभारत के ये जो मेंबर्स थे उनके बारे में हमें देखने को मिलता है, और एंड अदर्स। तो वो जैन वर्जन यानी कि प्राकृत लैंग्वेज में, जैन वर्जन यानी कि प्राकृत लैंग्वेज होती है, पर ये जैन के वर्जन है। जैन के थ्रू उनके जो थॉट्स है, उनकी जो ऑब्जर्वेशन है उनके ऊपर, कृष्णा, कौरव, पांडव, इनके ऊपर उन्होंने अपने वर्ड्स में लिखे हैं, अपने वर्जन में लिखे हैं। सो फोर्थ वन इज दी त्रिषष्टि त्रिषष्टि लक्षणा महापुराण, त्रिषष्टि लक्षणा महापुराण बाय जैना सेन। जैन सेना, जो जैन सेना होती है, जैन सेना एंड गुना भाद्रा, ये जो जैन सेना एंड गुना भाद्रा, इनके थ्रू, इन दोनों के थ्रू ये त्रिशति लक्षणा महापुराण लिखी गई है 9th सेंचुरी में। और इसमें लाइफ स्टोरीज है वेरियस जैन सेंट्स, किंग्स और हीरोज की। उसमें जो जैन सेंट्स थे, किंग्स थे, हीरोज थे, उनके बारे में इसमें स्टोरीज लिखी गई है। ओके। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। Yes, and it also has sections on topics such as life cycle rituals, the interpretations of dreams, town planning, the duties of warrior, and how a king should rule. इन सब चीजों के बारे में भी इस त्रिशति त्रिशति लक्षणा महापुराण में देखने को मिलेंगे। अब एक और है, कितने हमने बुक्स के बारे में पढ़ा। जैन पुराण के बारे में हमने देखा, जो जिसको त्रिंथकास बोला गया है। आदि पुराण सेकेंड, जो 9th सेंचुरी में हमें त्रिंथकार ऋषभ जो थे उनके बारे में बताया गया है, और इसको आदिनाथ भी बोलते हैं। 8th सेंचुरी में हम हरिवंशा पुराण को देखेंगे, जो जैन वर्जन में हमें कौरव, पांडव, कृष्णा, बलराम एंड अदर उनके बारे में बताएंगे। और जो फोर्थ है त्रिषष्टि लक्षणा महापुराण, वो उन्होंने जैन सेना और गनु भद्रा 9th सेंचुरी में, इन दोनों के द्वारा ये लिखी गई थी, जिसमें हमें स्टोरीज देखने को मिलते हैं जैन सेन्स के, किंग्स के, हीरोज के, और मैनी अदर्स। अब फिफ्थ वन, दी परिशिष्ट। आपको ये, आई होप आपको ये दिख रहा हो। यस, दी परि या इट्स परिशिष्टा पर्वन, परिशिष्टा पार्वन। ये भी बुक का नाम है, जो हेमचंद्र ने लिखी थी 12th सेंचुरी में। इसमें हमें हिस्ट्री देखने को मिलते हैं अर्लिएस्ट जैन टीचर्स के, and also and also mentions certain details of political history। और इसमें हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में भी इंफॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। सो ये आपका कुछ बुक्स के नेम्स हैं, एंड इसके, यस इतना तो नहीं है इसमें गिवन। यस, इसमें इतना नहीं है। एक सेकेंड, थोड़ा मैं आपको ये फिर से रिवाइज करवा देती हूँ ये बुक्स के नेम। आई होप आपको अब क्लियर दिख रहा होगा। यस, मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है ना, तो थोड़ा मुझे दिक्कत हो जाता है। टेक्नोलॉजी तो है बट मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि कैसे यूज करें। सो वो चीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, बट आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और अगर नोट्स आपको चाहिए तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी। प्लीज कमेंट मी। ओके। या, सो मैं कुछ आपको बताना चाह रही थी। हाँ, ये जो आप जैन लिटरेचर्स आप देख रहे को,
जैन लिटरेचर्स आप देख रहे हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लें। तो कौन कौन से हमने लिटरेचर, जैन लिटरेचर्स के बारे में देखा है। एक फर्स्ट जैन पुराण, जिसमें हमें हिजियोग्राफीज मिलती है, यानी कि जीवनी मिलती है जैन सेंट्स की। जीवनी इज उनकी पूरी लाइफ को डिस्कस करते हैं, आई थिंक, या इट्स, या जीवनी इज दैट। जीवनी आपने सुना होगा कि इसकी जीवनी है, इसमें इसकी जीवनी है, जीवनी जीवनी उनके बारे में है, उनकी पूरी बचपन से लेके जब लाइफ एंड तक के बारे में लिखी गई है। तो इसको जीवनी, पूरी जीवनी है जैन सेंट्स की। उसको हम त्रिंथकास भी बोलते हैं। ओके, एंड सेकंड इज द आदि पुराण, 9th century। द आदि पुराण आप देखते हैं, आदि पुराण है सेकंड लिटरेचर हमारी जैन में, जिसमें हमें फर्स्ट त्रिंथकार जो थे ऋषभ, उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में बताया जाता है, नरेट किया गया है, और उसको हम आदिनाथ भी बोलते हैं। एंड द थर्ड वन इज 8th century में हरिवंश पुराण। उसमें हमें जैन वर्जन में कौरव, पांडव, कृष्णा, बलराम एंड अदर्स, उसके बारे में हमें देखने को मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं जैन वर्जन में, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज त्रिषष्टि, त्रिषष्टि लक्षणा महापुराण। महापुराण से ही आपको महापुराण मतलब समझ गए होंगे कि क्या है उसमें। महापुराण मतलब बहुत सी चीजें, महापुराण है, वो सिर्फ पुराण नहीं है, वो महापुराण है, उसमें बहुत सी चीजें हैं। सॉरी इतना ओवर रिएक्ट करने के लिए। सो यस, तो त्रिषष्टि लक्षणा महापुराण, जो जैन सेना और गनु भद्रा 19th century में उन्होंने लिखी थी, जिसमें आपको लाइफ स्टोरीज देखने को मिलेंगे वेरियस जैन सेंट्स, किंग्स और हीरोज की, और मेनी मोर। यस, एंड द लास्ट वन इज फिफ्थ वन, दी परिशिष्टा पर्वन। पर्वन, आपको जो भी इसको बोलना हो, जिस तरीके से प्रोनाउंस करना हो, तो आप कर सकते हैं। वैसे मैं, मुझे तो यही समझ में आ रहा है। सो ये 12th century में लिखी गई थी हेमचंद्र के थ्रू, हेमचंद के द्वारा, हेमचंद्र ने लिखी थी, बाय हेमचंद्र। और उसमें उन्होंने अर्लियर जैन टीचर्स जो थे, उस टाइम के जो जैन टीचर्स थे, उनके बारे में लिखा गया था, हिस्ट्री लिखी गई थी, और उस टाइम की पॉलिटिकल हिस्ट्री भी आपको देखने को मिलेंगे। सो आपका ये जैन लिटरेचर कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। एक्चुअली आपको पता है एक प्रॉब्लम है मेरे लिए, क्योंकि मुझे ना पहले थोड़ा मार्क करना जरूरी है, क्योंकि बिना मार्क करे, बिना पढ़े तो आपको नहीं समझा सकती। सो उसमें मुझे थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा वीडियो लेट आती है, इवन वो बहुत ज़्यादा लेट आती है। पर मैं कोशिश करूँगी सारा चीज़ें आपको कवर करूँ। सो यस, हम कहाँ, अब हम नेक्स्ट टॉपिक है, जिसको हम, यस, बाकी एक बार आप बुक्स को ज़रूर पढ़ ले, एक बार बुक्स को ज़रूर पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि डीपली क्वेश्चंस बुक लाइन टू लाइन भी पूछ सकते हैं, तो बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी। वैसे तो मेरे पास नोट्स है, मैंने भी नोट्स यूट्यूब चैनल से पढ़ के बनाए हैं, बुक से बनाए। बुक से तो बेसिकली मैंने सिर्फ अंडरलाइन किया, क्योंकि बहुत वास्ट बुक है। आप अगर जिसके पास उपेंद्र सिंह होगा, आपको तो ऑब्वियसली मेरे हालात समझ समझ में आते होंगे कि मुझे इतना वो होता है, बट कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए जरूर पढ़ूंगी और जरूर समझाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, संगम लिटरेचर एंड लेटर तमिल वर्क्स। आज मैं सिर्फ ये दो टॉपिक पढ़ाऊँ, क्योंकि लिटरेरी समझने में और बताने में बहुत टाइम लगता है। सो आज मैं, ये लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। यस, संगम लिटरेचर एंड लेटर तमिल वर्क्स। उस टाइम पे सिर्फ नॉर्थ साइड ही नहीं सिविलाइजेशन हो रही थी, नॉर्थ साइड ही नहीं डेवलपमेंट हो रही थी, नॉर्थ साइड ही नहीं आपको लिटरेचर्स, हम लोगों को लिटरेचर्स मिली है, हमें साउथ साइड में भी लिटरेचर्स मिली है। इसको संगम लिटरेचर और एंड जो बाद में तमिल वर्क्स भी बोलते हैं।
Like the earliest literature of South India is represented by a group of texts in Old Tamil, often collectively referred to as Sangam literature. मतलब जो साउथ इंडिया की जो लिटरेचर्स हमें देखने को मिली हैं वो ओल्ड तमिल वर्जन में थी, या मतलब उन सबको रेफर किया गया है संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर मीन्स साउथ की लिटरेचर्स। संगम लिटरेचर्स हम कहेंगे साउथ की लिटरेचर्स। ओके, एंड संगम मीन्स संगम और लिटरेरी गैदरिंग, मतलब एक लिटरेचर जो साउथ की जो लिटरेचर्स हैं उनकी गैदरिंग को संगम लिटरेचर एक कलेक्टिवली उसको बताया गया है। संगम लिटरेचर मतलब उस संगम लिटरेचर में आपको साउथ की हर स्टेट्स में लाइक बहुत से स्टेट्स के लैंग्वेजेस, बहुत से स्टेट्स की आपको बुक्स मिलेंगी साउथ की, पर नॉर्थ की नहीं, ईस्ट की नहीं, वेस्ट की नहीं, साउथ ईस्ट की नहीं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट नहीं, सिर्फ साउथ की, साउथ साइड। ठीक है। सो ये तो हम बुक्स के बारे में आते हैं। The first is supposed to have been held in Madurai। एक सेकंड मैं आपको ये भी बता देती हूँ। A tradition record in post 7th century text speaks of three sangams or literary gatherings। ओके, इसका मतलब ये है, सेंटेंस का मतलब ये है कि जो ट्रेडिशन रिकॉर्ड्स में हमें देखने को मिलते हैं, जो पोस्ट 7th सेंचुरी में जितने भी टेक्स्ट स्पीक्स ऑफ थ्री थ्री संगम और लिटरेरी गैदरिंग्स जो एंशियंट टाइम्स में हुई थी। जो फर्स्ट हम देखने को मिलते हैं मदुराई में जिसमें फॉर 4440 ईयर्स तक थी। द सेकंड एट कप्तापुरम for 3700 years, and the third in the Madurai for 1850 years। मतलब इसमें हमें जो लिटरेचर गैदरिंग हमें लिटरेचर्स मिली हैं वहाँ पे, लिटरेचर्स के रिकॉर्ड ट्रेडिशन रिकॉर्ड्स थे कि ये जो टेक्स्ट हैं ये तीन संगम्स, तीन तीन लिटरेरी गैदरिंग्स के बारे में बताते हैं, बोलते हैं, बताया जाता है। इसलिए संगम लिटरेचर, इसको संगम लिटरेचर बेसिकली, ये सब छोड़ो, सिंपल सी बात है, संगम लिटरेचर यानी कि उसकी जो लिटरेरी गैदरिंग्स होती है, लिटरेचर्स की जो गैदरिंग्स होती हैं, गैदरिंग जो पढ़े लिखे लोग थे, मेन थे, उनकी जो गैदरिंग होती है विद अ कंपाइल्ड तमिल लिटरेचर्स। मतलब जितने भी तमिल लिटरेचर्स है, कंपाइल्ड तमिल लिटरेचर्स के साथ उस गैदरिंग को संगम लिटरेचर या लिटरेरी गैदरिंग बोला गया है। सो मैं आपको इसकी बुक्स के बारे में बता देती हूँ कि एक सेकेंड। सो यस, एक फर्स्ट बुक है द तोलका पीएम इज एसेंशियली अ वर्क ऑन ग्रामर। तोलका पीएम मैंने आपको पहले भी बताया जब ग्रामर्स के बारे में बता रही थी, तो तोलका पीएम बुक के बारे में बताया था जो तमिल लैंग्वेज में था, तमिल लिटरेचर संगम लिटरेचर में देखने को मिलता है, जिसमें हमें ग्रामर के साथ साथ हमें फोनोलॉजी के बारे में भी डिस्कशन मिलती है, सेमेंटिक्स, सिंटेक्स एंड लिटरेरी कन्वेंशंस, उनके बारे में भी हम देखने को मिलते हैं। ओके, और एक और चीज है दी संगम कॉर्पस
कलेक्टिवली राइटिंग टेक्स्ट, कॉर्पस यानी कि एक राइटिंग टेक्स्ट है, कलेक्टिवली कलेक्ट मतलब राइटिंग टेक्स्ट की कलेक्शन है। इंक्लूड 6 ऑफ द 8 एंथोलॉजीज, मतलब कलेक्शन पोएम्स की, पोएम्स की कलेक्शन, 8 कलेक्शन है पोएम्स की, इंक्लूडेड इन दी इतु इतुतोकाई, इतुतोकाई मतलब दी 8 कलेक्शंस इतुतोकाई में पोएम्स की कलेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। एंड 9 ऑफ द 10, जो 9 ऑफ द 10, 10 में से जो 9 है पतूस सॉन्ग्स, पतूस यानी कि सॉन्ग्स को बोला जाता है, ऑफ दी पतू 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 दी 10 सॉन्ग्स हमें देखने को मिलता है, 10 सॉन्ग्स, दी 10 सॉन्ग्स। The poem suggests that they were composed between 3rd century BC to 3rd century C में हमें देखने को मिलते हैं। ओके, और a few century later these anthologies were collected into the super anthologies, anthologies of anthologies called Itutukai and Patutu पतुतु। इतुतुकाई में हमें पोएम्स देखने को मिलेंगे, और पतुतु पतुतु पतु में हमें सॉन्ग्स देखने को मिलते हैं। ओके, सो ये क्लियर हो गया होगा आपको, तोलका पीएम भी क्लियर हो गया होगा, एंड दी पोएम बुक इतुतुकाई पतु 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 सॉन्ग्स का हमें देखने को मिलते हैं। एंड देयर आर टू काइंड्स ऑफ संगम पोएम्स, संगम पोएम्स दो टाइप्स के हमें देखने को मिलते हैं, अकम एंड पुराम। Akam poems had love as their theme, love Akam poem love theme में बना है, and पुराम poems हमें मोस्टली वॉर्स के बारे में देखने को मिलते हैं। सो ये भी आप पूछा जा सकता है कि अकम पोएम्स और पुरम पोएम्स में क्या डिफरेंस है। अकम पोएम्स हमें लव के बारे में बताते हैं, लव थीम के ऊपर है, एंड पुरम पोएम्स वॉर्स के ऊपर है, वॉर्स थीम के ऊपर है। ओके, सो ए के रामानुजन, जो ए के रामानुजन थे, उन्होंने डिस्क्राइब पोइट्री पुरम पोइट्री डिस्क्राइब किया एज अ पब्लिक पोइट्री, मतलब विच डेल्ट विथ ऑल काइंड्स ऑफ थीम्स अदर देन लव सच एज गुड एंड इविल, कम्युनिटी एंड किंगडम। मीन्स जैसे आपने ये सुना होगा कि इंडिया में जब नेशनलिज्म चल रहा था, जब आज़ादी के लिए हम लोग लड़ रहे थे, तो उस टाइम पे बहुत से सॉन्ग्स, पेंटिंग्स, बहुत से स्लोगन्स, बहुत से पोएम्स उस टाइम पे बहुत निकल रहे थे, बहुत लोगों ने निकाले थे। वो क्यों निकाले? ताकि जो जैसे वो एक वॉर, एक मतलब इंथुजियास्टिक कर सके लोगों को, इंथुजियाज्म उनकी जो अंदर से जो इंथुजियाज्म है उसको बढ़ाए, एनर्जी को बढ़ाए। सो उन लोगों को उस पोएम्स के थ्रू एनर्जी मिले, पावर मिले, जिसके थ्रू वो वॉर कर सके, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो सके, एक कॉन्फिडेंस मिले। तो इसी तरीके से ये भी पोइट्री को ए के रामानुजन ने बोला एक पब्लिक पोइट्री, जिसमें लव थीम के अलावा और सब चीजें थी, गुड, अच्छी चीजें, बुरी चीजें, कम्युनिटी के बारे में, किंगडम्स के बारे में बताया गया। एक पब्लिक पोइट्री है, पब्लिक मतलब मीन बेसिकली जो आम लोग हैं उनकी बोली बोल सकते हैं, उनके दर्द, उनके पेन, उनकी गुस्सा, उनका सब कुछ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। बाकी आप एक बार जरूर से पढ़ लें कि इसमें और क्या क्या है, किसके बारे में, या आप पढ़ोगे, मुझे पता है नहीं पढ़ोगे, कोई नहीं, मैं बता देती हूँ ये सेंटेंस रीड करके। वैसे मुझे पता है बहुत से लोगों को ये भी लगता होगा कि मैं सिर्फ रीड करके आपको बता रही हूँ, बट मैं एक प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ जो मैं बिल्कुल बताऊं, बट आपकी हेल्प के लिए थोड़ा बहुत उस चीज को और डिस्क्राइब कर सकूं, और अपने थॉट्स आपको बता सकूं, और फिर आप अपने थॉट्स से आप उस चीज को समझ सके, तो थोड़ा इजी पड़ जाता है। बुक से मुझे पता है सब लोग रीड कर सकते हैं, सब बहुत इंटेलिजेंट है, पर समझा करो यार। ठीक है, तो आप ये पढ़े या मैं बता देती हूँ? चलो मैं ही बता देती हूँ, कोई नहीं। The poems were modeled on the bardic songs of older times and were orally transmitted for an
I definite indefinite sorry indefinite period before they were written down. जो पोएम्स थी वो एक बार्डिक सॉन्ग्स, जो पुराने टाइम्स की जो बार्डिक सॉन्ग्स थे उस पे वो उस एक मॉडल था, उनका मॉडल वही था बार्डिक सॉन्ग्स, और ओल्डर जो ओल्डर टाइम्स के थे। और मतलब एंड वो ओरली ट्रांसमिटेड, और ओरली ही पास किया गया था फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड बिफोर दे वर रिटन डाउन। मतलब लिखने से पहले, लिख वो जो पोएम्स लिखने से पहले वो ओरली ही पास किया जाता था, ओरली ही लोगों को बताया जाता था। बाकी तो आप पढ़ ले, मैंने ये अंडरलाइन भी कर दिया, तो ये चीज इंपॉर्टेंट होगी, 110% इम्पोर्टेंट होगी कि इस पोएम्स में और क्या क्या है, पोएम में किस बारे में है। ठीक है। सो यस, एक नेक्स्ट जो लिटरेचर है, a number of Tamil dedicated detected works were written in the first 5th century पे 5th century में हमें देखने को मिलते हैं। The most famous of these is Thiruvalluvar's Tirukural। यार मुझे तमिल नहीं आती है, लैंग्वेज नहीं आती है, सो कोई नहीं। तो मतलब ये जो तिरुवल्लुवर्स, उनकी जो बुक है तिरु तिरुकुरल, इनका जो वर्क है तिरुकुरल, वो एथिक्स, पॉलिटी एंड लव के ऊपर बेस्ड है। थिरुवल्लुवर्स ने जो उनके जो वर्क्स हैं, उनका जो वर्क है तिरुकुरल, उसमें हमें एथिक्स, पॉलिटी एंड लव के बारे में देखने को मिलते हैं, जो 5th और 6th सेंचुरी में लिखे गए थे। ओके। एंड या तमिल एपिक्स भी थे, जैसे हमारे संस्कृत एपिक्स से इतिहास, संस्कृत एपिक्स में हमें रामायण और महाभारत देखने को मिले, वैसे तमिल एपिक्स भी थे। टू ऑफ द बेस्ट थे दो, जिसका सिलापादिकरम एंड मनी मेकाली। The former is later earlier than the later, but both were composed in, मतलब 5th और 6th सेंचुरी में हमें ये देखने को मिलेंगे, ये दो epic वर्क, शिला शिलापादिकरम एंड मनी मेकाली। ओके। एंड या एक यस, ये चीज आई इम्पोर्टेंट, अलवाज एंड नैनाज। बहुत से जो हिस्ट्री स्टूडेंट हैं उनको इनके बारे में जरूर पता होगा, जो 11th 12th में भी पढ़ के आए हैं। अर्ली मिडिवल तमिल लिटरेचर्स में हमें मतलब डिवोटीज हमें देखने को मिलते हैं, जो भक्त भक्त हमें देखने को मिलते हैं। एक वैष्णव सेंट्स और शिवाय मतलब शिवा सेंट्स, हमें वैष्णव और शिवा सेंट्स देखने को मिलते हैं। वैष्णव सेंट्स जो अलवर्स होते हैं, और शिवा सेंट्स जो नैनमास होते हैं। जो वैष्णव सेन्स है वो विष्णु भगवान को पूछते थे, और जो शैवा सेन्स थे वो शिव भगवान जी को पूछते थे। एक सेकंड, मैं इस पेज पे दोबारा आऊंगी। यस यस, किधर थे हम? हाँ। सो वैष्णव पोइट्री टुक अप विद द कॉम्पोजिशन ऑफ, उन्होंने वैष्णव पोइट्री निकली थी कॉम्पोजिशन ऑफ, विद द कॉम्पोजिशन ऑफ, एक सेकंड मुझे, क्या
मतलब कॉम्पोजिट मतलब क्रिएट किया गया था पायलावर, पुतलवर एंड पोई कई कयालवर। ये एक पोइट्री थी, पोएट्स पोएट्री। ये जो पोएट वैष्णव पोइट्री के थ्रू हम वैष्णव पोइट्री की जो क्रिएशन थी, ये प्यालवर, पुत्तालवर एंड पोइकइलवर, ये हमें देखने को मिलते थे। In the 10th century, नाथा मुनि collected the अलवार hymns। जो नाथा मुनि ने अलवार हिम्स जो थे उनको कलेक्ट किया 10th सेंचुरी में। एंड हिम्स कलेक्ट कैनन नोन एज, उनको बोला जाता था नालायरा दिव्या प्रबंधम। ये अलवार्स के जो हिम्स थे, इनकी जो कलेक्शन थे उनको बोला जाता था नालायरा दिव्या प्रबंधम। The Alvar Vaipam is a sacred biography of the Vaishnav saints। जो अलवर वैपवम है, वो वैष्णव सेंट्स की बायोग्राफी थी। ठीक है, ये हमें वैष्णव्स के बारे में पता चल गया। अब शिवा डिवोशनल लिटरेचर, जो शिवा के जो डिवोटीज थे उनके लिटरेचर्स भी थे, वो भी क्रिएट हुए थे। composition of त्रिमूलर एंड कराइकल अमयर, ये दो वर्क्स हैं, ये दो क्रिएट हुए हैं वर्क्स, लिटरेचर कंपोज्ड हुए थे। आई नो ये बहुत अजीब से नेम है, बट क्या करे, याद करना पड़ेगा। सी, ठीक है, ये शेवा डिवोशनल लिटरेचर्स हैं, यानी कि शिवा डिवोटीज, शिवा जो शिव को मानते थे, शिव जी भगवान जी को मानते थे, उनकी लिटरेचर है। The hymns of the Myanmar saints were compiled in 10th century by Nambi under Nambi। जो नैनमार सेंट्स थे, नैनमार यानी कि जो शिवा डिवोटीज थे, शिवा डिवोटीज सेंट्स, उन्होंने वो जो लिखे वो कंपाइल्ड इन द 10th सेंचुरी बाय, मतलब ये हेम्स जो थे नैनमा सेंस के, वो लिखे गए थे नंबी के थ्रू द्वारा 10th सेंचुरी में। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। एंड दिस कंपाइलेशन फॉर्म द कोर ऑफ द शिवा कैनन। शिवा की जो शिवा जो कैनन है, उसकी एक कोर जैसे ना, मेन कोर बन गया था। दी तिरुमुराई नंबी ऑल्सो रोट अ वर्क। नंबी ने एक और वर्क लिखा था, जिसका नाम था तिरुतोंदर तिरुवनताती तिरुवनताती अबाउट दी सीन्स के बारे में। इन 12th century the accounts of Shiva saints were collected in a text called Parya पुराणम नाम की एक टेक्स्ट थी, जिसमें शिवा सेंट्स की कलेक्शन थी 12th सेंचुरी में। सो यही चीज है। और ये सारे भी लिटरेचर्स हैं, पोएम्स हैं, तो ये भी एक बार आप पढ़ ले, पर जो हाईलाइट है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सो इसलिए मैंने वो हाईलाइट किया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। और मुझे पता है ये थोड़ा डिफिकल्ट है लिटरेचर्स पार्ट, बट हमको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आज के लिए मैं सिर्फ ये 2 टॉपिक ही कवर करवाऊंगी। सो अगर नोट्स चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करें, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी। एंड सेकंड थिंग, लास्ट में वैसे अभी तो हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी बचा है, उसमें भी बहुत सी चीजें हैं, उपेंद्र सिंह में बहुत सी चीजें हैं। सो कवर करने में टाइम तो जाएगा, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको पूरा कंप्लीट करवाऊं। एंड या
अगर आपको कुछ भी लगे कि और अच्छे से मैं पढ़ा सकूं और अच्छे से आपको समझाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कुछ इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप चाहें या तो ये मेथड से या कुछ और मेथड हो पढ़ाने कि मैं आपको समझाऊं तो मुझे कमेंट करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, for watching my video. Please subscribe, like, share, and comment. Bye bye.